और भाई बच्चों की हाल चाल तोड़ा की हाल चाल जी स्क्वायर आर्मी वेलकम टू द अनअकैडमी टॉपर चैनल योर वन स्टॉप सॉल्यूशन for physics chemistry and biology and today we'll be covering the third chapter of ecology that is biodiversity and conservation। तो ये चैप्टर क्यों जरूरी है, इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, अक्सर ये सवाल मेरा दिल पूछता है, तो मैं अक्सर ये जवाब अपने दिल से तुम लोगों को ये बताती हूँ कि इस चैप्टर में दो ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। दो टॉपिक माने कि दो क्वेश्चन हम मान सकते हैं। दो क्वेश्चन का मतलब है कि आज मेरे बच्चे 8 नंबर अपनी पॉकेट पे लेके जाएंगे। और मैं एक चीज बता दूं, जो बच्चे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो लाइव क्लास में नहीं आते हैं, उनको एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि 18 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। ठीक है, अगर आप हल्के में ले रहे हैं नीट एग्जाम को, तो नीट भी आपको जरूर हल्के में ले सकता है। तो अपने आप को सीरियस करो, पढ़ना शुरू करो और टाइमली क्लास में आया करो। ठीक है, अगर सब मिलके आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपका नीट एग्जाम क्लियर होगा। 18 लाख, समझ रहे हो? और सीट 1 लाख भी नहीं है। एमबीबीएस की सीट 1 लाख भी नहीं है। यानी हर सीट पे अब 18 बच्चा बैठेगा, जहां पहले हर सीट पे 15 से 16 बच्चा बैठता था। आप समझ रहे बात को? समझ रहे नहीं समझ रहे? सो आर यू गोइंग टू टेक इट सीरियसली? कल एक टेस्ट होना है स्पेशल क्लास पे, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, 15 मिनट में कैसे एक चैप्टर को बार बार रिवाइज कर सकते हैं वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। हर चैप्टर के नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो एक बच्चे ने बनाया है मेरी क्लास अटेंड करके। मेक श्योर यू डू देम नाइसली एंड प्रॉपरली। बहुत मेहनत से वो नोट्स बने, बहुत मेहनत से, इतनी मेहनत से बने। उस नोट्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको जरूर आना चाहिए बच्चों। तो कल का 2:30 बजे का स्पेशल क्लास किसी भी हालत में किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है। कसम खाओ कि हम आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 2:30 बजे हम आएंगे, कसम खाओ यहाँ पे। क्योंकि मैं नहीं चाहती लास्ट मिनट में तुम्हारे पास रिवीजन नोट्स ना हो और तुम एक बदतमीजी करो और उस बदतमीजी के कारण तुम्हारी नीट का सिलेक्शन रुक जाए। अगर ऐसी बदतमीजी हुई तो याद करना कि ये जी स्क्वायर तुम्हारे सपनों में आके तुम्हें डरा के जाएगी। ठीक है, नो बदतमीजी। कसम खाओगे सबके सब वहां पे कल आएंगे। वहां जितने लाइक्स होंगे मतलब उतने बच्चों ने कसम खा ली है। यस, सब मुझे 2:30 बजे कल चाहिए मेरी स्पेशल क्लास पे। उसका लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां नहीं मिले तो अनअकैडमी की प्रोफाइल पे मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा तो इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट एफर्ट का रिजल्ट इतना आनंदमय होगा, मैंगो होगा। द रिजल्ट विल बी मैंगो। सारे नोट्स मैं कल फ्री में आपको पकड़ा दूंगी स्पेशल क्लास में। बस उसको कैसे रिवाइज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस शीट भी कल मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए जल्दी बताइए, सेशन शुरू करें। 2,500 से ज्यादा हमारे बच्चे आ चुके हैं। और जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, तो एक चीज सोच लेना कि 18 लाख बच्चे हैं, अपने आप उठ के बैठ जाओगे भाई रात को भी। यस, अब आता है आइकॉनिक। मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके जूनियर्स हैं, अगर आपको लगता है मैम अच्छा पढ़ाती है, तो जून 1 से मेरा बैच लॉन्च हो रहा है। फुल 2023 का बैच लॉन्च हो रहा है, रेडियंट बैच, गौरव सर भी उसमें। ठीक है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक बैच है मेरा। ठीक है, आइकॉनिक बैच। इसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स है विच यू कैन अवेल। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यू कैन यूज द जी स्क्वायर कोड। अब आते हैं अनसेट। अनसेट क्या है बच्चों को पता ही नहीं है, ये मैं बताऊंगी। नहीं, मैं स्किप करूंगी। मैं बैंगलोर गई थी, मेरे को सबने बोला स्किप नहीं करना इतनी जल्दी, 2-3 दिन चलेगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने सुबह भी आई एम सॉरी बोला, तो मैं वापस सॉरी बोल रही हूँ। नहीं, मैं तो बता के जाऊंगी भाई। मैं नहीं, बैंगलोर गई थी मैं इसी मामले में। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है, अनसेट एक एग्जाम है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये पूरे 40 सिटी में हो रहा है, ऑफलाइन टेस्ट है। 4 से 5 जून को होना है। इसका प्राइस 199 रुपीज है, बट अगर आप जी स्क्वायर कोड यूज करते हैं तो यही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ आपको मिल जाएगा और ये पड़ेगा 179 का। एनरोल कर लेना और थोड़ा बढ़िया से कर लेना। आज घर में बच्चे आए हुए हैं, बच्चों जल्दी करना है। ये हमारे प्राइजेस है, देख लेना। चलो अब आ जाओ ना। नहीं, मैं बताऊंगी यार। हाँ, सही में यार, पैसे चाहिए बस बहुत बेटा। डबल स्टडी, हम ही तो पैसा कमा रहे हैं, बस तुम्हें नहीं पता। हम ही तो पैसा बना रहे हैं। रात के 10 बजे यूट्यूब पे पढ़ा के सबसे ज्यादा पैसा मैं ही तो कमा रही हूँ। यूट्यूब मेरे को ही तो सारा पैसा देता है। आई एम द नेक्स्ट कैरी मिनाटी, यू डोंट नो। हम्म,
यू डोंट नो, आई एम द नेक्स्ट कैरी मिनाटी। कैसे हैं आप सब? यस, ऑल द मनी फ्रॉम यूट्यूब कम्स इन माई अकाउंट, यू डोंट नो? यस, रात के 10 बजे मुझे बहुत पैसा मिलता है पढ़ाने का। यस, पैसा बरस रहा है। हम्म, चलो आ जाओ। सिंस आई एम द न्यू कैरिमिनारी ऑफ यूट्यूब, चलो लेट्स स्टडी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, आ जाओ। इफ एन एलियन, ये एलियन की बात हो रही है, फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ। अब देखो स्टोरी कैसे शुरू किया, माहौल बनाया पहले एनसीईआरटी ने। एक एलियन है, हमारी धरती पे विजिट कर रहा है, जादू जादू। ठीक है, वुड अमेज, पहले तो अमेज हो जाएगा, है इतने बदमाश लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, baffle him, इतनी अंग्रेजी मुझे आती नहीं, would most probably be the enormous diversity, मतलब वो बहुत चक्का रह जाएगा। इसका अगर हिंदी में मतलब बताओ तो इसका मतलब है बहुत चक्का। वो एलियन आएगा बहुत चक्का रह जाएगा डाइवर्सिटी देख के कि ओ माय गॉड इतने सारे। ठीक है, अब he would encounter, even for humans, the rich variety of living organism with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। ठीक है, जहां देखो अलग मच्छर आ जाता है, कभी मच्छर का नाम जीरा हो जाता है, कभी मच्छर का नाम मोटा मच्छर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, कभी कभी रैकेट भी काम नहीं करता, इतनी ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। और क्या, द कॉमन मैन, यानी हमारे बारे में बात हो रही है बेटा, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में। कॉमन मैन यानी कि हम would find it hard to believe that there are more than important line 20,000 species और ants। जो चींटी होती है, अब मोटा चींटा, छोटा चींटा, काली चींटी, लाल चींटी, सफेद चींटी, वो चींटी जो नुकसानदायक होती है, हमें तो इतना ही पता था, बट 20,000 चींटियां ऐसी है। ओ माय गॉड, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स। ठीक है, बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज है, 28,000 स्पीशीज है हमारी फिशेज की, और 20,000 स्पीशीज है हमारी ऑर्किड्स की। ये डेटा याद नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। Ecologists and revolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity। अब कहते हैं कि भाई एक होता तो खुश रहते, बट यहाँ पे इतनी वेराइटी क्यों है? आई वॉन्ट टू नो, गिव मी द आंसर। ठीक है, यस, गिव मी द आंसर। नोटिफिकेशन का साउंड आ रहा है क्या? बताना जरा। अरे यार, मैंने टेलीग्राम तो बंद कर रखा है, कहाँ से आ रहा है साउंड? मैंने तो साउंड बिल्कुल बंद कर रखा है। यस, मैंने तो साउंड बिल्कुल बंद कर रखा है। यस, हाँ यार, मैं समझ गई, मैंने साउंड बंद कर रखा है। 1 सेकंड रुको, मैं फिर चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तुम कहोगे तो मैं अभी उस ऐप को ही हटा दूंगी अपने सिस्टम से। बैकग्राउंड में भी नहीं चल रही यार ऐप तो। हाँ, चलो तुम कहते हो तो मैं डिलीट मार देती हूँ, लो डिलीट मार देती हूँ ऐप को। तुम नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए बस। ठीक है, अब तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे बच्चों, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सेशन समझो, अपनी टीचर समझो, यू कैन शेयर एवरीथिंग विद मी। अब ठीक है, आई होप अब नोटिफिकेशन नहीं आएगी, मैंने टेलीग्राम ऐप पे डिलीट मार दी। ठीक है, यस, फिल्टर ओप है ना मेरे। कितनी फ्रेश दिखती हूँ मैं रेडियंट रात में भी 10 बजे। बच्चे कहते हैं कि मैम आपको देखकर एनर्जी आ जाती है। प्लीज डू नॉट शेयर दिस सीक्रेट विद एनी अदर टीचर। यस, चलो 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 पढ़ते हैं। इकोलॉजिस्ट, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू नो कि इतनी रिच डाइवर्सिटी क्यों है। ठीक है, तो यही पूछते रहते हैं, जब बैठे बैठे सवाल आते हैं। हमारे लोग के सवाल क्या होते हैं? यार कल मम्मी पकौड़ों के साथ चटनी बनाएगी नहीं बनाएगी। ठीक है, मम्मी का यही सब रहता है कि भाई ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, भैया अभी भी आ रहे हैं नोटिफिकेशन, क्या बदतमीजी भाई, ऐप भी उड़ा दी अब तो। अब तो ऐप भी उड़ा दी मैंने, इससे ज्यादा के बच्चे की जान लोगे? अब यार सहल हो यार। ठीक है, यस। नाउ बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी पे आ रहे हैं। इन आर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? जहां पे ए बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, इमेंस डाइवर्सिटी यानी कि इमेंस स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल, ये जो इतनी डाइवर्सिटी है सिर्फ स्पीशीज लेवल पे नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स टू सेल्स टू बायोम्स, यानी हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भाई म्यूट कैसे करूं? 1 सेकेंड, कौन है ये जो बार बार मैसेज कर रहा है? टेलीग्राम पे मैसेज भेजना बंद करो नालायको, यहीं पिटाई कर दूंगी तुम सबकी। हाँ नहीं दो, हाँ बंद करो, पिटाई कर दूंगी मैं।
चलो म्यूट कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। इन्होंने कॉइन नहीं किया था, इसे पॉपुलराइज किया था बायोडाइवर्सिटी को, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी नाम से पता लग रहा है किस लेवल पे है बेटा? यस बेटा। अच्छा, सेटिंग्स पे जाकर ऑफ करते हैं क्या? एक सेकंड बेटा, यार ये तो बहुत ही लॉल हो रहा है यार आज। मेरे को ये सब आता नहीं है, इतना कंप्यूटर चलाना। तुमको पता है तुम्हारी मैम कैसी है, बट तुम पढ़ाने भी नहीं दोगे जब तक, अगर मैं यही सब करती रहूंगी तो। दैट आई ऑल्सो नो, यू पीपल वोंट लेट मी टीच। यहाँ से देखो, कहीं से नाइट मोड ऑन करने पे शायद ना आए। नहीं नहीं, ये तो काला हो गया भाई। सेटिंग्स पे जाके नोटिफिकेशन एंड साउंड, ये कर दिया हमने बंद, कर दिया बंद। अब आ रहा है क्या? अब आ रहा है क्या? शायद अब ना आए बच्चों। अब भी आ गया तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यस, फिर तो मैं सिस्टम ही बंद करके दूसरे सिस्टम पे चली जाऊंगी। ठीक है, हाँ। क्या है ना बेटा, कभी किसी ने हमें डिस्टर्ब ही नहीं किया, डीएनडी हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैलेंटाइंस आता था, अधूरा चला जाता था। अपन गुलाब की पत्तियां तोड़ते रहते थे, आज गुलाब मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अपन जिंदगी बहुत सिंपल गुजारी है ना। यस, समोसा खा के वापस आ जाते थे घर पे, कोई 50 रुपए नहीं खर्च किया हम पे। कोई नहीं कोई नहीं। चलो अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? एट द लेवल ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स के लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर आपकी और चिंपैंजी की बात करें, यहाँ पे पकड़ लेते हैं किसको? सिमरन को पकड़ लेते हैं। सिमरन और चिंपैंजी दीदी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जेनेटिक लेवल पे, अदरवाइज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो उनकी ऑलमोस्ट सेम है ना बच्चों? तो ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहता है। तो अगर हम देखें, सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, यानी कि अब स्पीशीज के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है। जैसे कि आप और हम है तो होमोसेपियंस, बट अपन लोगों में भी डिफरेंस तो है ना। अपन लोगों में भी क्या है? डिफरेंस तो है। सिंस हम दोनों में डिफरेंस है, सेम स्पीशीज के, तो दिस वेरिएशन इज एट द जेनेटिक लेवल। ठीक है, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जेनेटिक वेरिएशन की अगर बात करें तो अपन क्या है? अपन इंडियंस है सबसे सुंदर, उसके बाद आते हैं यूएस वाले, और भी सुंदर। ठीक है, यस। तो यहाँ पे दिल से तो हम ही सबसे सुंदर है। ठीक है बच्चों, यस। तो ऐसा हम मान के चलते, तो यहाँ पे क्या है? वेरिएशन हमको दिख रही है। नाउ एक मेडिसिनल प्लांट है रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है? रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। संजीवनी बूटी नहीं है ये जो तुम रट के बैठ गए हो नालायको। might be in terms of potency and concentration of the active chemical रेस्पाइन रिजर्पीन। ठीक है, ये जो रॉ वुल्फिया है, इसे केमिकल आता है रिजर्पीन। ठीक है, एंड जो प्लांट है हमारे प्रोड्यूसेस इंडिया में 2 लाख वेराइटीज है राइस की। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है हमारे राइस के। बायोटेक में बेटा 2 लाख लिखा है। ठीक है, मैं गलत नहीं बता रही हूँ, बायोटेक वाले चैप्टर में 2 लाख लिखे, चीटिंग हो रही है यहाँ पे। और 1,000 वेराइटीज अपने मैंगो की। ठीक है, अब मैंगो, केसरी मैंगो, लंगड़ा मैंगो, चौसा मैंगो, हमाम मैंगो, ठीक है, केसरिया, अल्फोंसो, कितने सारे मैंगो ही मैंगो है। ठीक है, तो ये क्या, एक ही मैंगो में कितनी सारी वेराइटी है, तो इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। अब स्पीशीज लेवल पे क्या है? जीनस सेम है बट स्पीशीज अलग है ना। जीनस सेम है बट स्पीशीज अलग है, उसको हम कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे कि डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट से अपन के। ठीक है, वहां पे ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी है देन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट उन्हें पसंद, उन्हें वेस्टर्न घाट पसंद है। वो कहते हैं हम मुंबई में रहेंगे, हमें वहां पे वड़ा पाव मिलेगा, वहां पे मिलेगी पाव भाजी। ठीक है, तो इसलिए वो वेस्टर्न घाट में रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। अब आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि पूरे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम लेवल पे जब हम कह रहे हैं डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत तरह के इकोसिस्टम है। हमारे पास रेन फॉरेस्ट भी है मानसेराम में, मैंग्रोव्स भी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे? हमारा केरला में है। कोरल रीफ्स हो गए अंडमान एंड निकोबार के पास हो गए, वेटलैंड्स हो गए, एस्चुरीज हो गई, एल्पाइन मीडोज हो गए। ये सारे क्या हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम के हिसाब से एनिमल्स अडेप्टेड है, इसलिए हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर एवोल्यूशन। बेटा एवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है? मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। एंड रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मुझे किसी ने बताया नहीं। यस, रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल? मैम साउंड है, अभी भी साउंड है। बेटा देखो ढंग से बताना यार, रात में ना बच्चों पे मेरे को भरोसा थोड़ा कम होता है, लोगों को मैं खुद ही सुन लेती हूँ यार। अभी भी साउंड है?
बेटा देखो ढंग से बताना यार, रात में ना बच्चों पे मेरे को भरोसा थोड़ा कम होता है, लोगों को मैं खुद ही सुन लेती हूँ यार। अभी भी साउंड है बेटा देखो। चलो सही है, अब सही है बेटा, मैं खुद ने सुन लिया, अब भाग जाओ। अब मैं नहीं मानने का, अपन अब रुकेगा नहीं। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या, एवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे मिलियंस ऑफ इयर्स लग रहे हैं होने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट द रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। तो अब यहाँ पे स्पीशीज बनते 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 ब्रांचिंग डिसेंड होते होते मिलियंस ऑफ इयर्स हो गए, और आज की डेट में हमें इतने सारे टाइप ऑफ क्या दिख रहे हैं, स्पीशीज दिख रहे हैं अपने प्लानट पे। बट वी कुड ऑल लूज द वेल्थ, हम सब लूज कर सकते हैं, ठीक है, इन लेस देन 2 centuries, यानी सिर्फ 200 साल से भी कम में हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटिंक्शन रेट बहुत तेजी से चल रहा है। अब हमारे बीच में डोडो नहीं रहे, है ना बच्चों, अब हमारे बीच में पैसेंजर पिजन नहीं रहे, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे जो नहीं रहे अब, ठीक है। नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अब इसे कंजर्व करना इंपॉर्टेंट इशू है, पहले इनको मार रहे थे, अब इनको बचाना एक इशू है, ठीक है बच्चों। यार डिस्टर्ब कर दिया आज के पूरे सेशन में, थे अब इनको बचाना एक इशू है, ठीक है बच्चों। कौन सा साउंड आ रहा है भाई, कौन सा साउंड आ रहा है, मैं भी तो सुनूं। पढ़ना ही नहीं पढ़ना आज, मैं पढ़ाऊंगी नहीं फिर ये चैप्टर यूट्यूब पे, याद रखना। कौन सा साउंड आ रहा है भाई, कौन सा साउंड, यस 5 मिनट पहले क्यों देखूं मैं पढ़ा रही हूँ, अब जैसे साउंड आ रहा है, मेरे को नहीं पता, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं चल रहा और लैपटॉप पे अभी भी नोटिफिकेशन साउंड आ रहा है कि भाई कहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अब तो दिखा भी नहीं रहा यार नोटिफिकेशन। अच्छा हाँ दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है, सही पकड़े हैं। अब ये क्यों आ रहा है ये मुझे पता नहीं। अच्छा हाँ दिखा रहा है, हाँ ये क्यों आ रहा है, कहाँ से अब ये क्यों आ रहा है, अच्छा ये मुझे पता नहीं, एक सेकंड, ये पक्का नोटिफिकेशन का साउंड है भाई, टेलीग्राम का ही है। इतने, अरे टेलीग्राम पे बस करो मैसेज भेजना, क्या दिन भर बात ही करते रहते हो क्या टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का ही है, दुरुपयोग कर रखा है पूरा, बस करो मैसेज भेजना, क्या दिन भर बात ही करते रहते हो क्या टेलीग्राम पे, सही में यार दुरुपयोग कर रखा है पूरा, बस करो मैसेज भेजना, क्या दिन भर बात ही करते रहते हो क्या टेलीग्राम पे, सही में यार दुरुपयोग कर रखा है पूरा। चलो अब देखो, अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है मैसेज, अब आ रहा है, हाँ चलो अब देखो, अब आ रहा है क्या, देखो देखो जल्दी देखो, टाइम वेस्ट कर लो, 3400 बच्चे रात में मैंने बिठा रखे, टाइम वेस्ट किए जा रहे, पैनिक अटैक आ जाएगा मुझे आज की डेट में, अगर मेरे को कुछ हो गया कौन पढ़ाएगा तुम्हें बायो, बच्चे रात में मैंने कौन पढ़ाएगा तुम्हें, तुम तो पढ़ भी लोगे, मेरा क्या होगा। चलो अब ठीक है, अब एक बार जल्दी से दिल बना दो, एकदम से बच्चे बढ़ के पता लगे उन्हें नौटंकी हो रही है क्लास में। अब ठीक है, अभी ठीक है ना, जल्दी बताओ, नहीं अभी भी आ रही है, ओ तेरी अभी भी आ रही है, नहीं अब दिल बन गया मतलब अब नहीं आ रही, सही है सब, चलो लेट स्टार्ट देन। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम कर रहे हैं वाइटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है, ठीक है, कैसे बचाएंगे, कितनी स्पीशीज है ये सब मैं आपको बता रही हूँ, चलो अब जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, धरती पे कितनी स्पीशीज है और अपन की जो देश है उसमें कितनी स्पीशीज है ये हमको पता करना है। सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स और स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो मेनी स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, but it is not easy to answer question of so many species on earth. So according to IUCN, IUCN की फुल फॉर्म बता दो, इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है।
The total number of plants or animal species described so far is likely more than 1.5 million. यानी plants और animals की मिला के जो total species हमने identify की है, naming की है, वो थोड़ी सी ज्यादा 1.5 million से. But we have no clear idea how many species are yet to be discovered. हमें नहीं पता कितनी अभी discover हो सकती है. Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. अब यहाँ पे guess work शुरू हो रहा है. For many taxonomic ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. तो टेम्परेट क्या होता है? जो पोलर और ट्रॉपिकल के बीच में होता है, टेम्परेट, ठीक है, ठंडा इलाका होता है, ये उससे ज्यादा है. कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज पोर्शन ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिक्स, बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन बिटवीन टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट एंड एक्सट्रापोलेट. ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा. सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स दैट 20 से 50 मिलियन स्पीशीज है. कोई कहता है 20 से 50 मिलियन स्पीशीज है, ठीक है बच्चों. वहीं पे हमने अभी तक जितने डिस्कवर किए वो कितने 1.5 मिलियन है. और जो रॉबर्ट मे कहते हैं, जहां से नीट का क्वेश्चन बनता है, रॉबर्ट मे कहते हैं कि भाई हमारी जो ग्लोबल डाइवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस है दैट इज 7 मिलियन. इन तीनों पॉइंट्स को सब एनसीईआरटी में यहीं पे लिख लो. अभी तक डिस्कवर्ड कितना है जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में. डिस्कवर्ड कितना है? 1.5 मिलियन. 1.5 मिलियन, ठीक है. एक्सट्रीम एस्टिमेट मतलब कि भौकालबाजी क्या है? व्हाट इज भौकालबाजी? 20 to 50 मिलियन, ठीक है, ये है. फिर रॉबर्ट मे ने कितना बोला? रॉबर्ट मे ने बोला 7 मिलियन. कितना बोला? 7 मिलियन. यहाँ तीनों से क्वेश्चन नीट में आता है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमें लिखे होने चाहिए एनसीईआरटी में, जिससे कि जब भी हम देखें तो ये बकवास पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. बकवास पैराग्राफ है, 3 लाइन लिख ली, टाइम बचेगा लास्ट मिनट रिविजन के लिए. अब आते हैं नेक्स्ट. Let us look at some interesting aspects about earth biodiversity based on the currently available species inventories. More than 70% of all the species recorded are animals, while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperm, angiosperm comprises no more than 22% of the total. तो अभी तक जिस पे हमारा ज्यादा फोकस रहा है 70%, जो अभी तक 1.5 मिलियन में जो 70% है वो हमने कौन सा आइडेंटिफाई किया? एनिमल्स. कौन से किए? एनिमल्स. और बाकी जो 22% है उसके अंदर हमारे प्लांट्स भी आ रहे हैं, उसमें हमारी फंजी भी आ रही है, उसमें हमारी आल्गी भी आ रही है. तो जो हमने मैक्सिमम जो डिस्कवरी की है वो किसकी की? हमने एनिमल्स की और प्लांट्स की सिर्फ 22% है. नाउ अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप. अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो क्या आंसर देंगे जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. अगर एनसीईआरटी ने, अगर नीट वाले ने पूछ लिया कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा, तो आंसर क्या देंगे जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. ठोकिए आंसर. क्या आंसर देंगे? लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा. क्या देंगे? लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा. वहीं पे अगर उन्होंने पूछ लिया कि लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इतने में ही दुर्घटना घट सकती है. लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? तो लार्जेस्ट क्लास का आपका आंसर क्या होगा बच्चों? लार्जेस्ट क्लास का आंसर यस, योर इंसेक्टा. तो ये हैं दो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इस वाली लाइन से, कि जो हमारे एनिमल्स हैं उसमें भी 70% कौन है? हमारे इंसेक्ट्स है. That means out of every 10 animals on this planet 7 are insect. तो तभी हम कहते हैं ना, जहां देखो वहीं पे मच्छर, टिड्डी. Again, how do we explain the enormous diversification? क्यों है इतने इंसेक्ट? कोई बता सकता है? ठीक है. The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. अब इंसेक्टा के बाद अगर वापस आते हैं तो यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन जो नीट में पूछी जा सकती है कि फंजी की जो स्पीशीज है, जो फंजी की स्पीशीज है वो ज्यादा है अगर हम मिला दे किसकी? एम्फीबियन की, फिशेस की, रेप्टाइल्स की एंड मैमल्स की. रेप्टाइल्स की एंड मैमल्स. अगर इन चारों को इकट्ठा कर दे तब भी हमारी फंजी की स्पीशीज ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज 4 टुगेदर. तो ये अगर हमने साइड में लिख लिया है तो बकवास पैराग्राफ फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है. इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स. अब हमें प्रोकैरियोट्स, किसी भी बैक्टीरिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी. इनके बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि हमें दिखती भी नहीं है. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. ना ही हमें दिखते, ना इनका हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है, ना इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है.
ठीक है। सो इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, तब तो भाई इनकी मिलियंस में होने वाली है कितनी रिचनेस। अब आते हैं इस ग्राफ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, इसको सब बच्चे याद करके जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्टिब्रेट्स में जो मैक्सिमम है वो है इंसेक्टा, दैट इज 70%। उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप्स है, क्रस्टेशियंस कौन से होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फिर हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम दैट इज मोलस्का। तो इनके सामने मैं लिख देती हूँ लार्जेस्ट क्लास मोलस्का, second largest phylum, crustaceans are aquatic arthropods जिसके अंदर आते हैं हमारे प्रॉन्स, क्या आते हैं हमारे प्रॉन्स आते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स। अगर हम यहीं पे वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी हमारी मछलियां, और इक्वल कौन से, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो दो सबसे ज्यादा वो है फंजी और एंजियोस्पर्म्स, बाकी जो कम है वो एल्गी, लाइकन, मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज है, ठीक है। क्या ये हमको समझ में आ गया बच्चों, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ऑल्दो इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, साइड में लिख लेते हैं जिससे कि हमें बाद में पैराग्राफ फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इंडिया का लैंड कितना है, इंडिया का लैंड कवरेज है वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो 2.4% बस, ठीक है। इट शेयर्स ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 8.1%, और हमारी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1%। तो यानी अपन के पास लैंड तो केवल 2.4% है, बट डाइवर्सिटी अपन लोग के पास 8.1 है, तो डरने का नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट मेक्स अ कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। तो टोटल मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज कितनी है, 12, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे, तो हमारी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। In the world, nearly 45,000 species of plants है हमारे पास, twice as many as animals have been recorded from India। तो इंडिया में प्लांट्स की नॉलेज ज्यादा है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। ये डेटा नहीं आता नीट में, जो डेटा आता है वही लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, how many living species are actually there waiting to be discovered and named? If we accept May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far। इन्होंने कहा 7 मिलियन होती है, उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन हमें पता है, दैट इज 22%। अप्लाइंग दिस पोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी, वी एस्टिमेट देयर आर प्रोबेबली 1 लाख प्लांट स्पीशीज, हमारे यहाँ पे 1 लाख प्लांट स्पीशीज हो सकती है, 3 लाख एनिमल स्पीशीज हो सकती है जो अभी हमें डिस्कवर करनी है, ठीक है। अब आते हैं नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, ओ माय गॉड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर असर्शन एंड रीजन, ठीक है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there। अब इसका देसी मतलब समझाते हैं। एनसीईआरटी कहती है अभी तो हमने पूरी लाइब्रेरी बनाई भी नहीं, इससे पहले ही आपने तबाह कर दी नेचर की लाइब्रेरी, ठीक है। यस, अभी तो हमने सारे एनिमल्स की स्टॉकिंग भी नहीं की, उनके बारे में सब कुछ लिखा भी नहीं है कि उससे पहले आप उन्हें एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं। सो दैट इज अ लॉस to our nature's biodiversity, ठीक है बच्चों। so this is what happens। अब आते हैं नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूडनल पैटर्न, कौन सा पैटर्न है, लैटिट्यूडनल। अब लैटिट्यूडनल पैटर्न की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, गोला, ये क्या हमारी धरती पे ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारे पोलर रीजन्स हैं, ये भी हमारा पोलर एरिया है, ठीक है बच्चों। समझ में आता है ये ऐसे कैसे बनता है या भूल गए, ये पोलर है, ये हमारा टेम्परेट है, ये हमारा इक्वेटर ट्रॉपिकल पार्ट है, ये भी हमारा ट्रॉपिकल पार्ट है, ये भी हमारा टेम्परेट है थोड़ा ठंडा, और नीचे वाला क्या है, पोलर रीजन। ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो बात क्या कहते हैं, ये कहते हैं जहां स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहां स्पीशीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे सब कुछ स्टेबल है, ठीक है, वहां पे क्या है, सबसे स्टेबल है। अब आज मैं अर्पिता को बोलूं, अर्पिता बेटा उठ, वो कहेगी मैम उठ गई, मैंने कहा जा, वो कहेगी मैम कहाँ, मैं कहूंगी सियाचिन चली जा, वही मैम वहां तो बहुत ठंड है।
अब वही ना, वहां पे इतनी ठंड है, इतना अनस्टेबल है, कभी भी तूफान आ जा रहा है, कभी भी कुछ भी आ जा रहा है। अर्पिता कह रही मैम मैं नहीं जाऊंगी वहां पे क्योंकि अनस्टेबल है। वहीं पे मैं कहती हूँ अर्पिता उठ जा। वो कहती है मैम कहाँ? मैं कहती हूँ जा मॉलडीव्स जा। वो कहती है ओके मैम तुम मैं चली बन के हवा। तो यानी इससे क्या पता चलता है कि ट्रॉपिकल रीजन हमारा क्या स्टेबल है, इसलिए वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, बढ़िया से इक्वेटर के पास, ठीक है। वहीं पे अगर टेम्परेट की बात करें तो थोड़ा ठंडा और बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन है। पोलर की बात करें तो वो भी और बढ़िया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पोलर में क्या है, ठंड बहुत है तो वहां पे कम होती जाएगी। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है, चलिए आइए, ठीक है। Now, the diversity of plants and animals is not uniform throughout the world, but shows a rather uneven distribution. तो यूनिफॉर्मली तो नहीं बटा हुआ, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट। For many groups of animals or plants, there are interesting patterns in diversity. The most well known being the latitudinal gradient in diversity. Species diversity decreases as we move away from the equator. Very important line. जो हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। Now tropics latitudinal range 23.9 to 23 south, जो हमने पूरा बनाई है सारा ट्रॉपिकल रीजन है ये वाला, ठीक है, जो हमने बनाया है। हार्बर्स मोर स्पीशीज देन टेम्परेट ऑफ पोलर एरियाज, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक ग्राफ बनाऊं तो सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ होगी, ट्रॉपिकल में होगी। ट्रॉपिकल के बाद कहाँ होगी, टेम्परेट में। टेम्परेट के बाद कहाँ होगी बच्चों, पोलर में। कहाँ होगी, पोलर रीजन में। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आते हैं यहाँ नेक्स्ट। कोलंबिया, कोलंबिया क्या बेटा, लास्ट टाइम मैंने गलत बोल दिया था, कोलंबो श्रीलंका वाला बोल दिया था, अब मैं बता रही हूँ यूएस वाला है कोलंबिया। ओके, यस आई नो ज्योग्राफी, लास्ट टाइम मैंने गलत बता दिया था, अब मैं पढ़ के आई हूँ, ठीक है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क जो कि थोड़ा ठंडा इलाका है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। तो यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा बर्ड्स है एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन। वहीं अगर ग्रीनलैंड पे जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो वहां पे केवल 56 रह जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा कहां पे बेटा, यस यस, देखो ये मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। नाउ इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। अपन भी ट्रॉपिकल है, ठीक है, हमारे पास भी कितनी 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। तो कोलंबिया के पास कितने हैं, 1400। न्यूयॉर्क के पास कितनी है, 105। वहीं पे ग्रीनलैंड पे जाए तो 56 बच जाती है। सो अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, ये अमूल की चॉकलेट का फ्लेवर है, इक्वाडोर has up to 10 times as many species as vascular plants as forest equal area in temperate region like Midwest in the USA. तो यूएसए के फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो प्लांट की स्पीशीज कम है एज कंपेयर टू इक्वाडोर। क्या है, फ्लेवर ऑफ अमूल की चॉकलेट, ठीक है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब आ जाओ अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये कहाँ पे बेटा, ब्राजील, ना 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 ब्राजील में है, ठीक है। बोल्सोनारो उनके प्रेसिडेंट का नाम है, बोल्सोनारो। वहां पे क्या, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है बहुत बड़ा। वहां पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है पूरे अर्थ की, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। दिस अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि इतना प्लांट वहां पे है कि वहां पे खूब ऑक्सीजन मिलती रहती है, ठीक है। इट होम्स मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। अकेले फॉरेस्ट में 40,000 स्पीशीज है प्लांट की, 3,000 फिशेज की, 1300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, 427 एम्फीबियन की, 378 रेप्टाइल्स की, मोर देन 1,25,500 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जैक्ट फिगर का क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आएगा, दे ऑल्सो नो, ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी अ लीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज, 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज हो सकते हैं भाई। अब आता है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या है जहां पे सब रहना चाहते हैं, यस क्या वहां पे पैसा है, क्या है वहां पे, जल्दी बताओ बेटा। Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important one are speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. तो जैसे मैंने बताया ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस क्यों है, क्योंकि वहां पे स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां डिजास्टर नहीं होते हैं, इसलिए वो वहां पे रहते हैं, ठीक है।
एंड दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स लाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल मतलब कि स्टेबल सीजन रहेगा। गर्मी है तो गर्मी में रहेंगे। अब ठंड गर्मी आती है, दिल्ली वाले हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा जुकाम होता है। अभी मैं बैंगलोर गई, वहां पे एक जैसा टेम्परेचर रहता है, यस मजा आता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, नाउ देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। ज्यादा सोलर एनर्जी अगर ट्रॉपिक्स पे आ रही है क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वहां पे ज्यादा खाने को मिलेगा और वहां पे ज्यादा हेल्दी स्पीशीज रहेगी। तो इसलिए हम ये तीन रीजन है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि व्हाई डू ट्रॉपिक्स हैव मोर नंबर ऑफ स्पीशीज। पहला तो क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल रहेगा, दूसरा सीजन स्टेबल रहेगा, तीसरा हायर प्रोडक्टिविटी होगी क्योंकि ज्यादा सनलाइट वहां पे आ रही है, ठीक है। अब आते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जाम। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कौन थे बेटा, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। Now, during his pioneering and extensive exploration of the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, अब यहीं पे मेन लाइन आ रही है और यहीं से मेन क्वेश्चन बनता है, बाकी की चीज करने की जरूरत है नहीं। Within a region, species richness increased with increasing explored area, जैसे जैसे एरिया बड़ा होगा वैसे वैसे मिलते जाएंगे नई स्पीशीज, बट अप टू अ लिमिट, ठीक है। एक किला था, किले के अंदर बहुत सारे पंछी मिल रहे थे, प्यार पंछी, बट विद इन अ लिमिट। जैसे ही किला खत्म हो गया, पंछी दिखने बंद हो गए। पहले आप किले के अंदर ढूंढ रहे थे, किले के अंदर जहां देखो तोता मैने थे, बहुत सारे थे। अब क्या हुआ, एकदम से किला खत्म हो गया तो तोता मैना भी खत्म हो गया, क्योंकि अप टू अ लिमिट बेटा, अप टू अ लिमिट। जितना ज्यादा आप घूमोगे उतने ज्यादा मिलेंगे आपको तोता मैना, ठीक है, बट अप टू अ लिमिट, उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। दिस इज व्हाट अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट सेड, ठीक है बच्चों। नाउ इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया इज अ वाइड वैरायटी टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा मिलता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें देखने को मिलता है। और इसका इक्वेशन क्या होता है, लॉग एस लॉग सी जेड लॉग ए, एस सी जेड ए, ठीक है। स्कूल जोया, स्कूल से जोआ आएगी, ठीक है। इसकी ट्रिक टू रिमेम्बर, चलो अभी ट्रिक बनाई है मैम ने तुम्हारे लिए। इसकी ट्रिक क्या है, मुझे पता तुम लोग यही सब नहीं कर पाते। स्कूल से जोया आएगी, अब इतना तुम्हें पता लग गया, स्कूल से जोया आएगी। अब नीट में बस क्लिक करना चाहिए टू गिव द करेक्ट आंसर। अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, स्कूल यानी कि लॉग एस स्कूल लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अगर थोड़ा भी आइडिया लग गया तो तुम्हारा आंसर वहीं बैठे बैठे बन जाएगा, कहां पे, तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल पे, ठीक है, बिल्कुल। Now, S क्या है? S stand for species richness, A stand for area, Z stand for slope of the line, and C is the intercept. ठीक है? So ecologists have discovered that when the value of Z lies in the range 0.1 to 0.2, regardless of the taxonomic group or the region, whether it is plants in Britain, birds in California or mollusca in New York, the slope of the regressive line are amazingly similar. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, आप देखो ये क्या कह रहा है, अगर 0.1 से 0.2 के बीच में आती है आपका ग्राफ, तो ये कह रहे हैं चाहे कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी एरिया हो, आपका सेम ग्राफ आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ आएगा, चाहे कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी एरिया हो। बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स, तब आपको Z वैल्यू मिलते हैं 0.6 से लेके 1.2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेरिएशन इन द ग्राफ। लाइक एग्जांपल, द फ्रूगिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप वुड बी 1 से 1.5। द इंपॉर्टेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। चलो अब इसको पढ़ते हैं, उससे पहले पानी पियेंगे। चलो आ जाओ। The important species diversity of the ecosystem. Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definitive answer. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally
टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज इन द लेस स्पीशीज, यानी कि अगर एक स्पीशीज में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, एक एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर वन। ठीक है, क्यों? मैं आपको इसका एक इस पे अब हम दो हाइपोथेसिस करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से क्वेश्चन कभी नीट में आया नहीं। ठीक है, यस बिल्कुल आ दो। अ स्टेबल कम्युनिटी should not show too much variation in productivity from year to year। सबसे पहली चीज है, एक स्टेबल कम्युनिटी क्या है? स्टेबल जॉब वो होती है जैसे सरकारी नौकरी। ठीक है बच्चों, बेटा आई डोंट हैव एक्सेस। मैंने आपको पहले बोला था रात के सेशंस में स्पैमर्स आते हैं, अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो ट्रस्ट में आप नहीं पढ़ पाओगे। चार्ट्स का जो डब्बा है कर दो बंद, मैं भी नहीं देखती चार्ट्स को, आजकल आप देखते होंगे। आई पे वेरी लिटिल अटेंशन, क्योंकि अगर मैंने देखना शुरू कर दिया तो रात के सेक्शन आपके होंगे नहीं। ठीक है, चैट बॉक्स बंद कर दो, लेट देम डू देयर वर्क, दे आर हियर टू अर्न मनी, लेट देम अर्न। और क्या, मैं भी नहीं ध्यान देती आजकल चैट्स पे, बहुत रेयर। अपना पढ़ाने पे मुझे टाइम फोकस करना है, बिकॉज आई नो आपका टाइम कितना कीमती है बच्चों। तो अब स्टेबल कम्युनिटी क्या है? स्टेबल कम्युनिटी वो है जहां पे प्रोडक्टिविटी, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब कहते हैं कि कुछ भी करो, काम तो करना ही है, काम करने के बाद आपकी पगार फिक्स है, वो पगार में कटौती नहीं होगी जैसे कभी कभी प्राइवेट जॉब में हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, शुड नॉट टू मच वेरिएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर, अपनी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, वो है स्टेबल कम्युनिटी। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि अगर मान लो एक हफ्ता कोविड आया, अब कोविड में पगार कट गई, पगार नहीं कटनी चाहिए, तो यानी कि सीजनल डिस्टर्बेंस से सरकारी नौकरी में हमको पैसा मिला क्योंकि सरकारी नौकरी थी। ठीक है, यस। दूसरी चीज ये, ना इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, मतलब कि अब नए लौंडे आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी नौकरी पे खतरा हो जाएगा, हम सीनियर रहेंगे, हम बड़े बाबू बन के रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। Now next, we don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman, ये नीट में क्वेश्चन आता है, डेविड टिलमैन, long term ecosystem experiment using outdoor plots provide some tentative answers कि क्यों species richness से stable हो जाती है community. Tillman found that the plots with more number of species showed less year to year variation in total biomass. He also showed that in the experiment increased diversity contributed to higher productivity. यानी कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा species richness थी, वहां पे एक तो year to year बायोमास में कम चेंज आए, इट वॉज मोर और लेस कांस्टेंट, और प्रोडक्टिविटी भी क्या थी इसकी, ज्यादा थी। ठीक है बच्चों, now although we may not understand completely how species richness attributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for the ecosystem health but imperative for the very survival of the human race. अब यहीं पे आती है हमारी रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस जो दी थी पॉल एलरिच ने। किसने दी थी बेटा? रिवर पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एलरिच ने दी थी। ही वाज फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड द हाइपोथेसिस वाज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब इनका क्या है, हमारा प्लेन है एयरप्लेन, वो हमारा इकोसिस्टम, जितने उसके अंदर नट्स है, रिवेट्स माने नट्स, वो क्या सारी स्पीशीज, अगर आप एक एक करके नट हटाते जाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 नट निकल गए तो प्लेन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहां वो 5000 रिवेट्स निकल गए, प्लेन ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो हमें इनिशियली अभी पता नहीं चल रहा, अगर एक दो गायब भी हो जा रहे हैं स्पीशीज तो हमें क्या है, अरे डोडो चला गया तो चला गया, मुझे क्या करना, मैं कौन सा बहुत अमर आया हूं यहाँ पे जो मुझे पता चलेगा। अब हमारा एटीट्यूड तो ये है, अरे डोडो गया तो गया, बस पढ़ना है क्योंकि नीट में क्वेश्चन आना है। अभी वी आर लीस्ट बॉदर्ड, बट जब ऐसे ही बहुत सारे डोडो चले जाएंगे, बहुत सारी स्पीशीज चली जाएगी, तब हमारा एकदम से इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ आवर इकोसिस्टम। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट, if every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not fly safely. Proper functioning of the ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak and over the period of time. So this can lead to crash of ecosystem. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार आपको बताती जा रही हूँ, कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो गए कौन से नहीं हुए, वो यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों PYQ, तो अब इसको हम अच्छे से लेबल करेंगे। ठीक है, मैं भी चैट्स कर देती हूँ बंद।
मुझे भी क्या जरूरत है चैट देखने की. Now, while it is doubtful if any species are being added through speciation into the Earth's treasury of a species, there is no doubt about their continuing losses. The biology wealth of our planet has been declining rapidly. हाँ ठीक है. Now, the colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to extinction of more than 2,000 species of native birds. अब हम जाके पैसिफिक ट्रॉपिकल एरिया में रहने लगे, 2000 चिड़िया गायब हम कर चुके हैं. समझ लो बेटा. IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज. तो जो ये रेड लिस्ट है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उसमें हम देख रहे हैं 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है और 87 प्लांट्स हैं in the last 500 years. Some example of the recent extinction: dodo, Mauritius. First important, quagga, Africa. Thylacine, Australia. Stellar sea cow, Russia. And 3 subspecies: Bali, Javan and Caspian of tiger. ठीक है. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. 20 सालों में 27 स्पीशीज आपने वजूद खत्म कर दिया यार, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों. यहां से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है. नाउ, some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Amphibians जो है ज्यादा vulnerable है extinction से. Adding to the grim scenario to extinction of the fact that more than 15,100 species worldwide are facing the threat of extinction. यानी कि ये क्या होगी, endangered species है. कितनी तो हम उड़ा चुके हैं, कितनी एंडेंजर हो चुकी है, जिसमें 15,500 है. 12% of all bird species, 23% of all mammal species and 32% of all amphibian species, 31 are gymnosperm. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको रिमूव कर देते हैं. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है इस वाले पार्ट से, तो आई एम नॉट हाईलाइटिंग दिस. इसे नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा काम. फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स, वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव हैपेंड अर्लियर, इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड. ठीक है. नाउ वी आर लीडिंग टू सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन. इससे पहले वाला एक्सटिंक्शन में कौन गायब हुआ था बेटा? डायनासोर्स. और डायनासोर्स क्यों गायब हुए थे? उसके 2 रीजंस है. एक तो आग के गोले ऊपर से बरसने लगे थे. पहला रीजन क्या था? आग के गोले बरसने लगे थे. दूसरा रीजन क्या था इसका? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिससे हमारे सारे के सारे डायनासोर्स गायब हो गए. ठीक है. Now, in general, loss of biodiversity in a region may lead decline in plant production. डिक्लाइन हो रहा है प्लांट प्रोडक्शन. लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्राउट. अब हमें सहने की हिम्मत नहीं रही है. इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि अब हम करेंगे इवल क्वार्टेट. हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. अब ये है क्या, मैं बताती हूँ आपको. ये पूरा एक हैबिटेट था. ठीक है. यहाँ पे हमारे क्या थे? शेर है. ये सारे क्या है? शेर है. शेर आपस में खेल रहे हैं. ठीक है. शेर आपस में क्या है? खेल रहे हैं. अब क्या हुआ? बीच में हमने बना दी सड़क. बीच में हमने क्या बना दी? सड़क. ऐसे बना दी हमने रोड. तो अब ये 2 हिस्से में बट गया. यहाँ 2 शेर है और यहाँ पे 2 शेर है, 3 शेर है. अभी 2 शेर पे लकड़ बक्के क्या हो गए? हावी हो गए. और लकड़ बक्कों ने इनको मार दिया. जैसे ही मर गए, ये वाला पार्ट तो खत्म. यानी कि पहले जब एकजुट थे तो ताकत थी, दे कुड हैव फाइट एवरीथिंग. बट जैसे ही गायब हो गए, यहाँ पे फ्रैगमेंट लॉस हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, सॉरी, तो वहां पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया. और डिवाइड होते क्या हुआ? मर गए, क्योंकि जो एकता में ताकत थी वो यहाँ पे नहीं रही. दिस इज अ वेरी प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एनी स्पीशीज. ठीक है. इसको देखते हैं कैसे. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट cause driving animals and plants to extinction. यही चीज मैंने आपको बताई. The most dramatic example of habit loss come from tropical rainforest. Once covering 14% of the Earth's land, these forests now cover only 6%. आपने उनका घर ही छीन लिया. जब घर छीन लिया तो मंकी आजकल कहाँ दिखते हैं? घरों के आसपास दिखते हैं. कभी भी आते हैं चश्मा ले जाते हैं. ठीक है. बाहर मैंने कल पॉपकॉर्न रखे थे, पॉपकॉर्न ले गए. अब खा लिए तो खा लिए. दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट. By the time you finish reading this chapter, 1,000
more hectares of rainforest would have been lost. Amazon क्या है, हमारे lungs of the planet है, जिसके साथ हम horrible चीजें कर रहे हैं. Harboring probably millions of species being cut and cleared for cultivation of soya bean and conversion of grassland for raising beef cattle. Now, beside total loss, the degradation of many habitat pollution also threaten the survival of many species. Migratory birds leading to population decline. समझ में आया बेटा यहाँ तक सबको? हाँ बेटा, पॉपकॉर्न चलेगा, अब क्या करूं, बटर पॉपकॉर्न बनाए थे. मंकी enjoyed, I didn't. Yes. Now, over exploitation. Humans have always depend on nature for food and shelter, but need turns to greed. पैसा जीने के लिए होता है, ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा कहते हैं ना ग्रीड आ जाए तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है. इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब क्यों इतनी प्यार की चिट्ठियां लिखते हो कि पैसेंजर पिजन ने कह दिया कि भाई और चिट्ठी मत लिख, तेरा प्यार वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होना. तो बेटा यहाँ पे देखो, मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द 500 years लाइक स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. बट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन. क्यों इतनी चिट्ठियां लिखनी है भाई? जहां भी देखो रेवन को बुला के जा मेरा मैसेज ले जा. क्यों ले जाए भाई? पैसा दिया तुमने उसको. यस, ठीक है. नाउ मेनी मरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, इंडेंजरिंग द कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेंस. अब आते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या है बच्चों? अपन के इलाके में कोई पुष्पा आ गया, अब आएगा तो सारा माल लाल चंदन वही लेके जाएगा. यही चीज यहाँ पे हो रही है बच्चों, ठीक है. व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली or deliberately for whatever purpose, some of them terms invasive, causes decline and extension of indigenous species. तो इससे क्या हो रहा है? डिक्लाइन एंड यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है इंडिजिनस स्पीशीज का. इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइल पर्च, जो लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है. इसके कारण वहां के 200 स्पीशीज ऑफ किकलेट फिश इन द लेक गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है. यू मस्ट फेमिलियर विद द डैमेज कॉज्ड बाय द पॉइस पार्थेनियम, दैट इज लेंटाना वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, ठीक है. इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरिपिनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस. तो ये सारे के इन्वेसिव स्पीशीज है, वहां पे जो रह रहे हैं उनको हटा के ये सब काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है. यस. अब आते हैं को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन की अगर बात करें, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो साथ में एक और होगी. ये किस में हो सकता है? पैरासाइट और होस्ट के बीच में. अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका पैरासाइट भी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन. तो यहाँ पे देखिए, द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट. मेरा होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, उसका जो पैरासाइट है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा. Another example is a case of coibird plants pollinator mutualism, where extinction of one leads to the other. समझ में आ गया बच्चों? इवल क्वार्टेट. यस एवरीवन. अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. अब हमें कैसे इनको कंजर्व करना है, व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसके 3 तरह के यूजेस है, नैरो, ब्रॉड और एक और है दैट इज योर एथिकल. आ जाओ, इसमें वो आ गया ना. नाउ व्हाट इज नैरोली utilitarian? Arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from their nature like cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, constructive. ये सारे materials हम कहाँ से ले रहे हैं? नेचर से ले रहे हैं. और कोई पैसा नेचर को तो नहीं दे रहे, बल्कि उसे तबाह जरूर कर रहे हैं. Nobody knows how many more medicinal plants are available. So with increasing resources put into bioprospecting, exploring molecular genetics and species level diversity for products and economic importance. ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है. Now broadly utilitarian क्या है? Argument says that the biodiversity plays a major role in many ecosystem services that the nature provide. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen of Earth's atmosphere. यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% तो सिर्फ अमेज़न से आता है, तो उसे बचाना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. नाउ पॉलिनेशन हमें फ्री में मिलता है, ठीक है. जो बर्ड्स करते हैं, बम्बल बीज करती है, ये सब करती हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी ओwe टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है. एथिकल है कि भाई चिपको मूवमेंट जिसमें हुआ था कि नहीं, इसे कुछ होना नहीं चाहिए. 2 तरह के अब हमारे कंजर्वेशन है, एक होता है इन सिटू और दूसरा कौन सा होता है बच्चों?
एक्स सी टू। इन सी टू कंजर्वेशन, इन माने अंदर, वहीं पे हो रहा है। एक्स सी टू ऑफ साइट, यानी कि उसको लेकर जाया जा रहा है एक अलग एरिया में उसको बचाने के लिए। तो दो तरह के कंजर्वेशन है हमारे। इन सी टू में अगर हम बात करें, faced with the conflict between the development and the conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. ठीक है, now the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. Now identified for maximum protection certain biodiversity hotspot. अब कहते हैं कि भाई पूरे जंगल के आसपास वायर लगाना तो बहुत मुश्किल है। जिम कॉर्पोरेट में अभी रिसेंटली गई थी, तब मैंने इतना बड़ा जंगल, भाई उसकी फेंसिंग करने में तो बहुत पैसा लगेगा, उसको बचाना, उसके लिए चौकीदार लगाना, बहुत पैसा लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम कुछ ऐसे हॉटस्पॉट बना देते हैं जो बेहद कीमती है, उसकी सुरक्षा हम कर लेंगे। ठीक है, उनको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। ठीक है, that is species confined to that region and not anywhere else. Initially, question for need. इनिशियली हमारे पास 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे। ठीक है, बाद में 9 और ऐड हुए, अब हमारे पास टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से? वेस्टर्न घाट्स है, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालयन, ये 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, now less than 2% of the earth's land area, the number of species they collectively have is extremely high. वैसे हॉटस्पॉट्स बहुत ही कम एरिया ले रहे हैं अर्थ का, बट इनमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 30%. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves. हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन है वो किसके नाम से होता है? बायोस्फीयर रिजर्व से, नेशनल पार्क से, सेंचुरी से. India now have 14 biosphere. Question for need. 90 national park and 448, 14, 90, 448. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इतनी हमारे पास है. इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल बिलीव्स. वी हैव सेक्रेड ग्रूव्स, जहां पे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम पूजते हैं, लाइक खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. ये क्या हमारे सारे सेक्रेड ग्रुप्स हैं जिन्हें हम पूछते हैं. एक्स सी टू कंजर्वेशन, यानी कि हम यहाँ से उठा के उसे कहीं और लेकर जा रहे हैं उसको बचाने के लिए. तो इन दिस अप्रोच थ्रेटेन्ड एनिमल और प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. जूलॉजिकल पार्क्स, जू. कभी दिल्ली के जू का आपने क्रोकोडाइल देखा बच्चों? दिल्ली के जू का किसी ने क्रोकोडाइल देखा है? मैं बहुत बार चली गई बच्चों. वो वैसा का वैसे आलसियों की तरह चिपका रहता है, बाय गॉड, हिलता ही नहीं है यार, वो बिल्कुल नहीं हिलता. ठीक है, सो देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स. In recent year, ex situ conservation has advanced beyond keeping the threatened species in enclosure. Now, gametes of threatened species, अब जो है गेमीट्स भी हम थ्रेटन स्पीशीज के सेव करके रख लेते हैं, प्रिजर्व वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन, क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं. एग्स भी हम क्या करते हैं? फ्रीज करा लेते हैं, जो हमें पता है कि अब स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है. डाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसके अंदर हमने क्या किया था? हमने कहा था कि भाई सब कुछ बचा लो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर लो. फिर हुई थी 2002 में जोहानसबर्ग में, जहां पे 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया था. ठीक है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए. ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया. इससे ज्यादा बड़ा चैप्टर ये है भी नहीं. अब बेटा यहाँ पे 2-3 मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, बच्चे सब नोट करके रखेंगे. कल 2:30 PM पे 15 मिनट नोट्स 38 चैप्टर्स के, कैसे उनको पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी. टुमारो आई एम गोइंग टू टेल यू इन द सेशन, क्योंकि इसके साथ आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिलेंगे, फ्लैश कार्ड्स ऑफ एनसीईआरटी. उन फ्लैश कार्ड से मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर वो उन नोट से रिवाइज कर रहे हैं 15 मिनट में एक चैप्टर, तो फ्लैश कार्ड एनसीईआरटी का इकोलॉजी के लिए हर बच्चा फ्लैश कार्ड जरूर करेगा. और मैं पर्सनली चेक भी करूंगी. कैसे करूंगी? आई टेल यू, आई हैव अ वे. ठीक है, यस. तो अभी ये फ्लैश कार्ड्स किन किन चैप्टर्स के करने जरूरी है मैं बता देती हूँ. एक तो इकोलॉजी का करना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आती है. प्लांट किंगडम,
एनिमल किंगडम। वैसे तो सारे चैप्टर्स आने चाहिए, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो केवल एनसीईआरटी से आते हैं, उसके तो करना कंपल्शन है हर बच्चे के लिए। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिंगल किड, ठीक है। तो ये कल मैं आपको दूंगी सेशन में 15 मिनट्स नोट्स सारे अवेलेबल करूंगी आपको कल के सेशन में। कल का सेशन ज्यादा लंबा नहीं है, 1 आवर का होगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कल रात, टुमारो की बात करें तो कल रात 10 बजे हम कंप्लीट करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर। एनवायरमेंटल इश्यूज कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम कल, ठीक है, हाँ, फिर आते हैं संडे। संडे को अगर बात करें तो 9 बजे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होगी, विच इज अ फ्री क्लास, मेगा मॉक टेस्ट ऑफ इकोलॉजी। 400 क्वेश्चन इकोलॉजी के हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। 400 क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, इकोलॉजी के प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 3 दिन का क्लियर है सबको। नेक्स्ट वीक का भी स्केड्यूल बता दूं क्या एवरीवन? नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल भी बता दूं जिससे आप प्री प्रिपेयर्ड रहे। नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 10 PM। आपको पता है हम हर दिन 10 PM पे मिलते हैं, तो ये मैंने 10 PM डाल दिया है। अब हम जो नेक्स्ट यूनिट करेंगे वो करेंगे बायोटेक। बायोटेक का चैप्टर 1, यहाँ पे करेंगे बायोटेक का चैप्टर 2। क्या करेंगे, बायोटेक का चैप्टर 2, ठीक है। 2:30 बजे यानी कि 2:30 पे इसके लगेगा इसका PYQ। फिर इसका PYQ लगेगा 2:30 पे वेंसडे को, ठीक है। और अब हम बायोटेक के बाद कौन सी यूनिट करनी है जल्दी से मुझे बता दो। इसके बाद हम करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर, वी आर गोइंग टू डू एवोल्यूशन चैप्टर। फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। फिर यहाँ पे उसका PYQ स्पेशल क्लास पे होगा, PYQ प्रैक्टिस स्पेशल क्लास पे। अब ये स्केड्यूल मैं आपको बता रही हूँ, 1 वीक का बता रही हूँ, क्योंकि फिर देखो बच्चे कम होंगे तो अपन स्ट्रैटेजी बनाएंगे 45 दिन की। हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी में बहुत व्यूज आता है। हाँ, पढ़ता पढ़ता नहीं है बच्चा, सच बता रहे हैं। अगर 3000 से जिस दिन बच्चे कम हो गए सेशन में, उस दिन मैं स्ट्रैटेजी सेशन बनाऊंगी 45 दिन का, ठीक है बच्चों। देखना जरूर है, प्लीज देख जरूर लेना। फिर उसके बाद ये हम करेंगे, इसका PYQ करेंगे, PYQ। अब आते हैं सैटरडे। अब यहाँ पे ये वाला पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करेंगे। इन सबका मेगा मॉक टेस्ट होगा संडे को 9 बजे। 9 बजे 4 घंटे का सेशन होता है, मेगा मॉक टेस्ट इन सबका होगा, इन सारे चैप्टर्स का। अगर इसकी प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, प्रैक्टिस शीट्स, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलती है डेली बेसिस पे, वहां से आप जाके अवेल कर सकते हैं, इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल के सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। 15 मिनट्स नोट्स देने वाली हूँ। इन चैप्टर को तो पक्का फ्लैश कार्ड से करना है, टू मेक श्योर कि आपको एनसीईआरटी की लाइन एक एक याद हो गई है, ठीक है बच्चों। ह्यूमन फिजियो भी करेंगे, फिजियो फिजियो फिजियो। क्या नीट का पेपर कल है क्या? मुझे लगा 17 जुलाई को है। अभी हमारे पास 1 महीना बचा, क्या करेंगे, हवन करेंगे यहाँ बैठ के? क्या करेंगे हम, बताओ क्या करेंगे हम? यस, मेरा टेलीग्राम आईडी में नहीं दे सकती अभी, अपनी वाली तो नहीं दे सकती, पगार कट जाएगी। आई एम सॉरी बच्चों, आपको पता मैं सच बता देती हूँ आपको सब कुछ। यस, पगार कट जाएगी। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ये देखिए। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लो, जो करना है कर लो, ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारा नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल। कैसा लगा? अच्छा लगा? अनसैट का बेटा अपने भाई बहनों को बोलो यार। और अगर आपको मेरे से मिलना, मेरे से भी मिलने आना है तो आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, समोसा खाएंगे साथ में, ठीक है। यस, समोसा मेरी तरफ से फ्रॉम G² मिल लोगे तो अच्छा रहेगा यार, मजा आता है बच्चों से मिलके। 4 या 5 जून को हम मिलेंगे, ठीक है। चलो बेटा, ये हमारा स्केड्यूल है, ये मैंने आपको पूरा स्केड्यूल दे दिया है। एंड आई विल सी यू टुमारो एट 2:30 मॉर्निंग। 11 o'clock हमारा प्लस की क्लास है या नहीं है? अच्छा, कल सैटरडे, हाँ है, कल है, कल स्ट्रैटेजीज का चैप्टर होगा, ठीक है, वो तो हम करेंगे। उसके बाद ये भी हमने कर लिया, दैट्स इट। चलो भागो, हम यहाँ से भागने का टाइम आ गया। आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल। ये मैं टेलीग्राम पे अभी भेज रही हूँ, आपको फटाफट से ज्वाइन कर लो, स्पेशल क्लास में एनरोल कर लेना, मुझे बता देना यस मैम वी हैव एनरोल्ड, ठीक है। चलो बाय मेरे बच्चों।